हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का रैपिड रिवीजन करेंगे और इस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो चैप्टर की हेडिंग को मैं आपको समझा देती हूँ। इन टर्म से हमें ये समझ में आता है कि जो रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं उनकी हेल्थ के बारे में इस चैप्टर में हमें समझाया जाता है। लेकिन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है वो ओवरऑल हेल्दी होना चाहिए, जैसे उसकी फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर और सोशल लेवल पर वेलबींग होना जरूरी है। इंडिया जो है वो वर्ल्ड के उन फर्स्ट कंट्रीज में आता है जिन्होंने नेशनल लेवल पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था और इंडिया ने ये प्रोग्राम 1951 में लॉन्च किया था। फिर उसके बाद में इसी प्रोग्राम का अपडेटेड वर्जन जो है जिसका नेम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम का मेन टारगेट ये था कि इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है उसमें अवेयरनेस फैलाई जाए हर चीज़ को लेकर के, कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो और साथ ही साथ में जो अदर प्रॉब्लम्स है वो भी क्रिएट ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट तो हो गई लेकिन कोई अननेचुरल तरीके से फिर उस प्रेगनेंसी को वो अबॉर्ट करवाए। तो अवेयरनेस होनी चाहिए पर्सन में कि पहले ही कुछ ऐसे बैरियर मेथड यूज किए जाएं ताकि जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना देखने को मिले। साथ ही साथ में लोगों को ये बताना कि जो मैरिज एज ग्रुप है वो 18-21 ईयर्स है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो लोग बच्चों की मैरिज की जाए ताकि बच्चों में एक अवेयरनेस क्रिएट हो और एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। अब ये जो भी अवेयरनेस है इसमें कौन कौन हेल्प करें? एक तो टीचर्स हेल्प करें, साथ ही साथ में जो है वो सोसाइटी इसमें हेल्प करे, पेरेंट्स इसमें हेल्प करें, सिबलिंग्स इसमें हेल्प करें और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट अपने लेवल पर और कुछ एनजीओ जो हैं वो भी इसमें हेल्प करने के लिए आए। हेल्प कैसे किया जाए? एक तो ऑडियो वीडियो प्रोग्राम जो हैं वो लॉन्च किए जाएं जिसके थ्रू, साथ ही साथ में जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें टाइम टू टाइम ऐसे एडवर्टाइजमेंट दिए जाएं और इन सब के थ्रू जो है वो अवेयरनेस फैलाई जाए। अभी जो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है इसमें इन सब पॉइंट्स के ऊपर तो फोकस किया ही गया। साथ ही साथ में ये बोला गया कि जो एमनियोसेंटेसिस होता है उसको भी क्या किया जाएगा, उस पर बैन लगाया जाएगा। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? देखो, कोई वीमेन प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में जो एम्ब्रियो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होता है। एक्चुअली थोड़ा सा बेसिक अगर मैं आपको बताऊं तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फर्टिलाइज होते हैं तो एक सेल बनती है जिसको बोलते हैं बेटा जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है इसमें डिवीजन होंगे और ऐसे बहुत सारी सेल्स बन जाएगी। फिर ये सेल्स अरेंज होकर के इस तरीके से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लग जाती हैं। अब जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए, तो मदर से न्यूट्रिशन देने के लिए इस तरीके से इसकी जो बाहर की लेयर है वो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लेती है और प्लेसेंटा से जो मदर से इस तरीके से डिफ्यूज होकर के न्यूट्रिशन आए वो एम्ब्रियो तक पहुंचे तो उसके बीच में इस तरीके से अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्या होता है कि ये जो बाहर की लेयर है इसको कोरियोनिक लेयर बोला जाता है और फिर इसके अंदर एक लेयर होती है जिसको एमनियोन लेयर बोला जाता है। तो यहाँ पर जो फीटस है और जो एमनियोन लेयर है इसके बीच में से फ्लूइड भरा होता है। अब ये जो सारी लेयर है इनका फॉर्मेशन इन सेल से ही हुआ होगा, तो जब इन सेल से इनका फॉर्मेशन हुआ होगा तो इन फ्लूइड में भी कुछ सेल्स रह जाती हैं। तो क्या किया जाता है, जब वो सेल्स रह जाएंगी तो इन सेल में, सेल है तो जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल है तो ह्यूमन का तो पता चल जाएगा कि 46 क्रोमोसोम में अगर हम 44 प्लस एक्स वाई है या फिर 44 प्लस एक्स एक्स है। अगर एक्स वाई है तो मेल है और एक्स एक्स है तो फीमेल है। तो क्या किया जाने लग गया कि इस फ्लूइड को निकाल करके टेस्टिंग की जाने लगी। तो ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया इसमें इसके ऊपर बैन लगाया गया। अगर किसी लेडी को कोई प्रॉब्लम है या उसके पहले के कोई बच्चा है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तभी जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट करके डॉक्टर अप्रूवल देगा, तभी जाकर के इस फ्लूइड को बाहर निकाला जा सकता है। नहीं तो और किसी रीजन की वजह से या फिर सिर्फ फीमेल फिटिसाइड को चेक करने के लिए इस फ्लूइड को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। तो ये से अच्छा भी है, इस फ्लूइड को बाहर निकाल के टेस्ट किया जा सकता है कि कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ऐसी जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उनका पता लगाया जा सकता है ताकि फैमिली को बाद में प्रॉब्लम देखने को ना मिले। इस प्रोग्राम में एक बात और रखी गई कि हम कुछ ऐसे
एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम कुछ जो है वो नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि लोगों की जो हेल्थ है वो भी बनी रहे और जो रिप्रोडक्शन है उसको भी एक तरीके से मेंटेन किया जा सके। तो इसी के तहत सहेली एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल का मतलब होता है कोई भी जो दवाई है, कोई भी मेडिसिन जो है वो माउथ के थ्रू ली जा रही है, तो ये एक मेडिसिन बनाई गई है सहेली, और इसको बनाया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने। अब ये बात मैंने आपको बताई, पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े इसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, ताकि ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उनको ओवरऑल इंफॉर्मेशन दी जा सके, सेक्स एजुकेशन के बारे में जो भी मिसकंसेप्शन है उनको दूर किया जा सके। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि पॉपुलेशन बढ़ती कैसे है। एक एरिया है, इसमें मैं आपको समझा देती हूँ कि किसी भी एरिया में पॉपुलेशन जो है वो कैसे बढ़ती है। तो यहाँ पर बर्थ रेट एक तो ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हो, एक यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो, ठीक है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी। एक यहाँ पे जो जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है 15 टू 45 एज ग्रुप, वो एज ग्रुप ज़्यादा हो तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी। साथ ही साथ में जो है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या हो, डिक्रीज हो, मतलब जब डिलीवरी होती है उस टाइम में मदर की जो डेथ हो जाती है उसको काउंट किया जाता है इसके थ्रू, और 1 ईयर तक के बच्चे जो हैं उनकी भी डेथ क्या हो, कम हो, तो ये पॉपुलेशन में इंक्रीज करेंगे। तो ये एक रीजन होता है कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है किसी भी एरिया की, या फिर ये एरिया जो है यहाँ पर कुछ ऐसे रिसोर्सेज हो ताकि बाहर से पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत सारी आए और यहाँ की पॉपुलेशन बाहर जो है वो बहुत कम जाए, तो मतलब एमिग्रेशन और इमिग्रेशन की वजह से भी पॉपुलेशन रेट बढ़ती है। हमारे इंडिया की 2011 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो लेस देन 2% है, मतलब पर ईयर 1000 लोगों पर 20 लोग जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ पर पॉपुलेशन के कुछ डाटा दे रखे हैं कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 में 6 बिलियन हो गई और 2011 में 7.2 बिलियन हो गई। इंडिया की अगर हम बात करें तो 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडिया की पॉपुलेशन अबाउट 350 मिलियन थी, 2000 में हमारी पॉपुलेशन 1 बिलियन हो गई और अभी 2011 में हमारी पॉपुलेशन जो है वो 1.2 बिलियन को क्रॉस कर गई है। तो पॉपुलेशन को कैसे रोका जा सकता है, देखो कुछ तरीके हैं। पॉपुलेशन को रोकने का एक तरीका ये है कि कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज किए जाएं, जो भी कपल हैं वो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करें ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो, और अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो जो भी कपल हैं वो उसको रिमूव करवाने की सोचेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स फीमेल को फेस करनी पड़ती हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी को रोके। अब इसके कुछ टेम्परेरी मेथड भी हो सकते हैं, कुछ परमानेंट मेथड भी हो सकते हैं। तो परमानेंट के दो तरीके हैं, एक ट्यूबेक्टोमी और एक वेसेक्टोमी। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू ये चीजें समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, देखो ये फीमेल है, फीमेल में आपको पता होता है कि ये होती है फेलोपियन ट्यूब। तो इसमें क्या किया जाता है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी या फिर वेजाइना के थ्रू जो है ये फेलोपियन ट्यूब इसको कट करके बांध दिया जाता है, ताकि यहाँ से जो सेकेंडरी oocyte निकले उसको कभी भी जब सेक्सुअल रिलेशन हो मेल स्पर्म जो है वो कभी भी मीट ही ना कर पाए। तो जब मीट ही नहीं कर पाएगा तो प्रेगनेंसी होगी नहीं। मेल में भी ऐसा ऑपरेशन किया जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, मेल में क्या किया जाता है, स्क्रोटम के थ्रू वास डिफरेंस जो है उसको कट करके बांध दिया जाता है। तो यहाँ से टेस्टिस में जो स्पर्म बनेंगे वो कभी भी यहाँ पर सीमन के थ्रू बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, और जब मेल फीमेल का मीटिंग ही नहीं हो पाएगा तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये तो परमानेंट मेथड है, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं टेम्परेरी, मतलब कपल ये चाहे कि अभी कुछ टाइम के लिए हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, लेकिन कुछ टाइम के बाद में जो है अगर वो चाहे तो बच्चा कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड का एक तो ये है कि कोई भी फीमेल को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो 10 से 17 डे होते हैं ये ओव्यूलेशन डे होते हैं, तो इस टाइम में सेक्सुअल रिलेशन ना बनाई जाए। एक तो नेचुरल तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मेल और फीमेल अगर सेक्सुअल कोइटस कर रहे हैं तो उसमें मेल पार्टनर जो है वो अवेयर हो, और जब इनसेमिनेशन होना हो उस टाइम में वो पेनिस को वेजाइना के बाहर निकाल ले। ये एक नेचुरल मेथड हो गया। और एक नेचुरल मेथड ये है, अगर कोई विमेन है और वो लैक्टेटिंग विमेन है, मतलब उसका बच्चा छोटा है और वो उसको दूध पिला रही है, तो उस टाइम क्या होता है कि उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बनता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो एफएसएच और एलएच को सप्रेस करके रखता है। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या हो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बने, और बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन कब बनेगा, जब मदर जो है वो अपने बच्चे को इंटेंस फीडिंग करवाए, मतलब किसी और फॉर्मूला मिल्क इन पे डिपेंडेंट ना रखे, सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग
ब्रीडिंग ही करवाए। तो जब ये बनेगा तो एफएसएच और एलएच जो है उनका फॉर्मेशन कम होगा, और एफएसएच और एलएच का फॉर्मेशन कम होगा और ओव्यूलेशन होगा नहीं, तो अगर सेक्सुअल कोइटस होता भी है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये नेचुरल मेथड है। देखो इनमें साइड इफेक्ट नहीं होते नेचुरल मेथड में, लेकिन इसमें जो है वो फेलियर रेट ज़्यादा है, मतलब चांसेज है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। तो इसका एक अल्टरनेट है आर्टिफिशियल मेथड, मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाएं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो। तो फर्स्ट तो है बेटा इसमें बैरियर मेथड। बैरियर में एक आ जाता है कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स जो है वो मेल के लिए भी आते हैं और फीमेल के लिए भी आते हैं। तो इसमें मेल और फीमेल इसका यूज करके सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं और प्रेगनेंसी नहीं देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुछ जो हैं वो आते हैं वॉल्स, डायफ्राम्स, ये सिर्फ फीमेल के लिए होते हैं। फीमेल जो है वो इनको यूज कर सकती है। जो कॉन्डोम्स होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शन है उनसे प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन जो वॉल्स होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब होती है पिल्स। पिल्स में मतलब कोई गोली, कोई मेडिसिन जो माउथ से खानी होती है, इसमें बेटा हार्मोन दिए जाते हैं इन पिल्स में। और जब हार्मोन दिए जाते हैं तो मेनली इसमें एक हार्मोन दिया जाता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करती है, जो सर्विक्स का पार्ट होता है उसको थिक बना देता है, तो अगर सेक्सुअल रिलेशन बने भी तो जो स्पर्म है वो अंदर एंट्री ही ना कर पाए। प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब ज़्यादा होगा तो एफएसएच और एलएच जो हैं वो सप्रेस रहेंगे, और जब एफएसएच और एलएच सप्रेस रहेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, और जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन इन हार्मोनल पिल्स में प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन इनका भी जो कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ईस्ट्रोजन का लेवल जब ज़्यादा होगा तो एंडोमेट्रियम यूट्रस की वो थिकन होगी और प्रोजेस्टेरोन उसको सिक्रीटरी बना देगा। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, इन पिल्स को 21 डेज के लिए लिया जाता है और फिर अचानक से बंद किया जाता है। तो जब बंद किया जाता है तो जो एंडोमेट्रियम थिकनिंग हुई है वो स्लज ऑफ हो जाएगी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे क्या नहीं देखने को मिलेगा, प्रेगनेंसी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन ये हार्मोनल है तो दिक्कत कर सकती है। तो इसका एक अल्टरनेट बनाया है सहेली, जो मैंने अभी आपको समझाया भी था। सहेली क्या है, ये नॉन स्टेरॉइडल है। सहेली में क्या किया जाता है यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ। देखो सहेली जो है वो कैसे काम करती है, यहाँ से बेटा एवरी मंथ एक ओवम, एक सेकेंडरी oocyte या तो इस ओवरी से या फिर इस ओवरी से रिलीज होगा और फेलोपियन ट्यूब के थ्रू जो है वो यहाँ पर आएगा। स्पर्म मान लो सेक्सुअल रिलेशन बना, स्पर्म जो है वो फेलोपियन ट्यूब के थ्रू आ गया, ओवुलेशन भी होगा और फर्टिलाइजेशन भी होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, सहेली क्या करती है, देखो ईस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी से बनता है और फिर ब्लड के थ्रू आकर के इस यूट्रस पर काम करता है। ईस्ट्रोजन के कुछ रिसेप्टर होंगे जिनसे अटैच होकर के सेल्स के अंदर जाकर के काम करता होगा। तो यहाँ पर ये सहेली क्या करती है, ईस्ट्रोजन के जो रिसेप्टर्स है ना उनको ब्लॉक कर देती है। तो जब ईस्ट्रोजन यहाँ पर अटैच ही नहीं होगा ना, तो ये जो यूट्रस है वो तैयार ही नहीं होगा प्रेगनेंसी को अडॉप्ट करने के लिए। तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ओव्यूलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। किसमें, सहेली में। इसके अलावा इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है। इसमें फीमेल का जो यूट्रस वाला पार्ट होता है इसमें कोई डिवाइस को इंसर्ट किया जाता है, जैसे कि कॉपर टी हो गया, मल्टीलोड 375 हो गया, इनको यूज किया जाता है। ठीक है। अब मान लो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो अनवांटेड अगर प्रेगनेंसी हो गई तो इसको रिमूव करवाने के तरीके हैं। रिमूव करवाने के तरीके ये हैं कि अबॉर्शन करवाया जा सकता है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या किया गया कि जो अभी मैंने आपको समझाया एमनियोसेंटेसिस, कि जब मदर की वूम में बच्चा है तो उसके फ्लूइड को निकाल करके टेस्ट कर लिया गया कि फीमेल है, और फिर फीमेल अगर है तो फिर उसको क्या कर दिया गया, अबॉर्शन करवा दिया गया। लेकिन इसको लेकर के गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया 1971 में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कैसे नहीं है कि आप सिर्फ आपने फीमेल सेक्स जो है उसको देखा और तब आपने अबॉर्शन करवा दिया। इंडिया ने ये बोला कि अगर फीमेल को कोई जान की दिक्कत है या बच्चे को कोई जान की दिक्कत है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या मदर को कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई अदर इशू है, जैसे बच्चा जो है उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ऐसे बच्चे की, ऐसी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवाया जा सकता है। ठीक है। तो कैसे करवाया जा सकता है, इसको लेकर के एक अमेंडमेंट किया गया, चेंज किया गया। 1971 में रूल बनाया गया कि अबॉर्ट करवाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सेक्स डिसाइड कर लिया,
आपने पता कर लिया कि अच्छा फीमेल है और आप उसको अबॉर्ट करवा रहे हो। तो इसमें क्या किया गया कि अगर 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो उसमें एक डॉक्टर की अनुमति होनी चाहिए, तब जाकर के अबॉर्ट हो सकता है। और अगर 12 वीक से 24 वीक की प्रेगनेंसी है तो 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो अपना अप्रूवल दें, तब अबॉर्ट करवाया जा सकता है। लेकिन इसमें रीजन होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि बिना रीजन के जाकर के अबॉर्ट करवा दिया। ठीक है, तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है। अब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। सेक्सुअल रिलेशन के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन मेल से फीमेल में, फीमेल से मेल में ट्रांसफर हो तो उसको बोल देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। इसी का दूसरा नाम होता है वेनेरियल डिजीज, या फिर इसी को बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। 15 से 24 ईयर एज ग्रुप जो है उसमें सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। इसमें जो डिजीज है अगर टाइम रहते डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को जो है वो कंसल्ट किया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन इसमें कुछ डिजीज हैं, हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया और जेनाइटल हर्पीस हो गया, ये कंप्लीट क्योरेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है। तो कैसे इस प्रॉब्लम से हम सॉल्यूशन पाएं कि जैसे ही अगर आपको देखो, ये जब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं ना, तो जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहां पर हल्की सी इचिंग होने लग जाती है, हल्का सा पेन होने लग जाता है, स्वेलिंग आ जाती है और कुछ फ्लूइड रिलीज होने लग जाता है। तो उसी प्रॉब्लम में जो पर्सन है वो एक अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करे और जो अननोन पर्सन है उनके साथ में सेक्सुअल रिलेशन ना बनाए। ओके, और जब भी सेक्सुअल रिलेशन बनाए तो कॉन्डोम्स का यूज करें। अब एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इनफर्टिलिटी। अगर कोई कपल मोर देन 2 ईयर्स से बिना कोई कॉन्ट्रासेप्शन के सेक्सुअल रिलेशन बना रहे हैं और वो प्रेगनेंसी चाहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो उस कंडीशन को इनफर्टिलिटी बोल देते हैं। अब जहाँ पर इनफर्टिलिटी को सोल्व किया जाता है उसके जो हॉस्पिटल होते हैं उनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के नाम से जाना जाता है। और ऐसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कुछ रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स डेवलप की गई हैं जिनको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये मैं आपको समझा देती हूँ होती क्या है। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। देखो दिक्कत क्या है, अगर कपल है, एक मेल है एक फीमेल है, या तो प्रॉब्लम यहाँ है या प्रॉब्लम यहाँ है। ऐसा भी हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों में ही प्रॉब्लम है। अगर सिर्फ मेल में प्रॉब्लम है, मेल जो है वो प्रॉपर अपना जो सीमन है वो फीमेल की बॉडी में इंसर्ट नहीं कर पाता है, तो उसका एक तरीका ये है कि आर्टिफिशियली उसका जो सीमन है उसको कलेक्ट किया जाए और फीमेल की बॉडी में उस सीमन को इंसर्ट किया जाए। इसको बोला जाता है आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन। ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें बॉडी के, फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। दूसरा क्या है, इसी सीमन को जो फीमेल का जो यूट्रस है उसमें इंसर्ट किया जाए तो इसको इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोला जाता है। अब अगर प्रॉब्लम किस में हो, फीमेल में हो, फीमेल में क्या हो कि फीमेल जो है उसमें उसका यूट्रस हेल्दी है, सारा प्रोसीजर नॉर्मल है, प्रेगनेंसी को 9 मंथ्स तक कैरी कर सकती है, लेकिन उसमें सिर्फ ओव्यूलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, मतलब फीमेल गैमेट जो है वो नहीं बन पा रहे। तो आर्टिफिशियली जो गैमेट है उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाए। कहाँ से किया जाए, कोई डोनर फीमेल हो वहां से गैमेट लिया जाए और उसकी बॉडी में इंसर्ट किया जाए। इसको बोल दिया जाता है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, इसको गिफ्ट के नाम से बोला जाता है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गिफ्ट में बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा। अब अगर दोनों में प्रॉब्लम हो, मेल और फीमेल में, तो इसमें क्या किया जाता है, मेल का और फीमेल का गैमेट जो है वो बॉडी के बाहर निकाला जाता है और फिर उनको आर्टिफिशियली लैब में जो है फर्टिलाइज करवाया जाता है। फर्टिलाइज करने के बाद में एक सेल बनेगी जाइगोट, उसमें डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद में अगर 8 सेल तक डिवीजन हो गया, 8 सेल बन गई और तब उस एम्ब्रियो को अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको बोल दिया जाता है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसमें जो 8 सेल का जो एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है वो किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में। और अगर 8 सेल से ज़्यादा सेल्स बन गई हैं तो उस स्ट्रक्चर को फिर ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की बॉडी में, यूट्रस में, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये जो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अब इसमें ये है कि मेल और फीमेल का गैमेट हमने ले लिया, लेकिन मेल का जो गैमेट है वो फीमेल का जो ओवम है उसमें इंसर्ट ही नहीं हो पा रहा। आर्टिफिशियली जो सेकेंडरी ओसाइट है उसमें स्पर्म को इंसर्ट किया जाता है, तो इसको इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के नाम से बोला जाता है। तो ये चैप्टर है जिसमें हमने इस चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर